कभी सोचा है एक छोटा सा मेंढक या हम इंसान कैसे बनते हैं? मतलब कमाल है कि कैसे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। हाँ बिल्कुल। ये तो अद्भुत ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम इसी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे का राज समझने वाले हैं। बिल्कुल। देखो ये सेल्स जो हैं वो जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, है ना? ये मिलकर बनाते हैं टिश्यूज। टिश्यूज, ओके। हाँ, और फिर अलग अलग टिश्यूज जुड़कर बनाते हैं ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट हो गया या लिवर। और फिर ये ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा। ये पूरा सेटअप ना एक तरह से हाईली एफिशिएंट डिवीजन ऑफ लेबर जैसा है। मतलब हर सिस्टम अपना खास काम कर रहा है ताकि पूरा ऑर्गेनिज्म ठीक से फंक्शन कर सके। तो आज हम किस जीव के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को समझने वाले हैं, किसके स्ट्रक्चर को खंगालेंगे? आज हम फोकस करेंगे एक बहुत ही जाने माने एम्फिबियन पर, द इंडियन बुल फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नाम है राना टिग्रीमा। राना टिग्रीना, ओके। हम इसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहरी बनावट और एनाटॉमी मतलब अंदर के ऑर्गन्स और सिस्टम्स दोनों को डिटेल में देखेंगे, समझेंगे कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। और हमारा मिशन, मतलब क्या हासिल करना है आज? देखो, खासकर उन लर्नर्स के लिए जो नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हमारा एम है कि राना टिग्रीना के हर ऑर्गन सिस्टम को इतने साफ और एंगेजिंग तरीके से समझें कि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एकदम से याद हो जाएं। बिल्कुल। तो तैयार है सब इस बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो राना टिग्रीना, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है और फाइलम कॉर्डाटा में आता है। एम्फीबिया मतलब ड्यूल लाइफ है ना, पानी और जमीन दोनों पर रहने वाला। एग्जैक्टली और कॉर्डाटा मतलब लाइफ की किसी न किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और फिरिंजल गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं। वही ये जो ड्यूल लाइफ है, इससे इनके बॉडी टेम्परेचर पर क्या असर पड़ता है? गुड क्वेश्चन। ये असल में कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, मतलब पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स यानी इनके शरीर का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता। अच्छा। वो बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से बदलता रहता है, फ्लक्चुएट करता है। अच्छा, तभी शायद ये कभी धूप सेकते दिखते हैं, कभी छांव में चले जाते हैं टेम्परेचर मैनेज करने के लिए। बिल्कुल सही। वो बिहेवियर थर्मोरेगुलेशन में मदद करता है। और एक और कमाल की चीज है, इनमें कैमोफ्लाज। हाँ, छिपने की कला। बिल्कुल, ये अपनी स्किन का कलर आसपास के माहौल से मिला लेते हैं ताकि शिकारी जानवरों, प्रेडेटर से बच सकें। इस प्रोटेक्टिव कलोरेशन को मिमिक्री भी कहते हैं। मैंने ये भी देखा है कि बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी में मेंढक दिखते ही नहीं। कहाँ चले जाते हैं ये? वो एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचने के लिए एक तरह से अंडरग्राउंड चले जाते हैं या छिप जाते हैं। जब बहुत गर्मी होती है पीक समर में, तो वो समर स्लीप करते हैं, जिसे एस्टिवेशन कहते हैं। ईस्टिवेशन, ओके। और सर्दियों में जब बहुत ठंड होती है तो विंटर स्लीप करते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। इस दौरान इनका मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी की प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है। ये अडेप्टेशंस इन्हें मुश्किल हालात में सरवाइव करने में मदद करती हैं। कमाल की सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज हैं। अच्छा, अब जरा इनकी स्किन की बात करते हैं। छूने पर काफी स्मूथ और स्लिपरी सी लगती है, क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि इनकी स्किन पर म्यूकस की एक लेयर होती है। ये म्यूकस स्किन को हमेशा मॉइस्ट मतलब नम रखता है। और ये नमी क्यों जरूरी है? ये नमी इनके रेस्पिरेशन यानी सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है, जैसा हम आगे देखेंगे। और एक और मजेदार बात, मेढक पानी पीते नहीं है। क्या? पीते नहीं तो फिर? वो अपनी स्किन से ही पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाओ, स्किन से पानी एब्जॉर्ब करना, ये तो कमाल है। अच्छा, इनका रंग कैसा होता है, मतलब ऊपर से नीचे से? जनरली जो डॉर्सल साइड है यानी ऊपर की तरफ, वो ऑलिव ग्रीन रंग की होती है, जिस पर गहरे इर्रेगुलर स्पॉट्स होते हैं। और वेंट्रल साइड यानी नीचे की तरफ, वो यूनिफॉर्मली पेल येलो सी होती है। ये रंग भी कैमोफ्लेज में मदद करता है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने कहा था ड्यूल लाइफ है, पर नेक या टेल तो दिखती नहीं इनमें। सही कहा। अडल्ट फ्रॉग में नेक और टेल नहीं होती। बॉडी सिर्फ दो मेन हिस्सों में बटी है, हेड और ट्रंक। अच्छा, सिर और धड़। हाँ, हेड पर एक जोड़ी नॉस्ट्रिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। आंखें काफी बड़ी और उभरी हुई बल्ज्ड होती हैं। हाँ, वो तो दिखती हैं। और आंखों पर एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। ये एक ट्रांसपेरेंट सी परत है जो पानी के अंदर आंखों को प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल स्विमिंग गॉगल्स की तरह। अरे वाह, बिल्ट इन गॉगल्स। और कान की जगह क्या होता है?
एक्सटर्नल कान तो नहीं होते जैसे हमारे होते हैं, लेकिन आंखों के ठीक पीछे एक गोल झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे टिम्पैनम कहते हैं। टिम्पैनम, हाँ, ये एसेंशियली ईयरड्रम का काम करता है, साउंड वाइब्रेशंस को रिसीव करता है। और हाथ पैर, लिम्स कैसे होते हैं? 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के, फोलिम्स और हाइंड लिम्स। फोलिम्स थोड़े छोटे होते हैं और उनमें 4 डिजिट्स मतलब उंगलियां होती हैं। 4 डिजिट्स। हाँ, और हाइंड लिम्स काफी बड़े और मस्कुलर होते हैं, जंपिंग के लिए अडेप्टेड होते हैं। इनमें 5 डिजिट्स होते हैं। अच्छा, पीछे वालों में 5। हाँ, और इन डिजिट्स के बीच में स्किन की एक झिल्ली होती है, वेब्ड स्किन कहते हैं इसे। ये वेब्स तैरने में मदद करते हैं, पैडल की तरह काम करते हैं। क्या मेल और फीमेल फ्रॉग को देखकर पहचान सकते हैं? कोई फर्क होता है उनमें? हाँ, बिल्कुल। इनमें क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। मेल फ्रॉग्स के पास आवाज निकालने के लिए खास वोकल सैक्स होते हैं। वो मीटिंग कॉल के टाइम फूल जाते हैं। हाँ, वो टर टर वाली आवाज। वही, और साकी मेल फ्रॉग के फोरलिम के पहले डिजिट पर एक खुरदुरी सी स्वेलिंग होती है, जिसे कॉपुलेटरी पैड कहते हैं। ये मीटिंग के दौरान फीमेल को पकड़ने में मदद करता है। अच्छा। ये दोनों चीजें, वोकल सैक्स और कॉपुलेटरी पैड्स, फीमेल फ्रॉग्स में नहीं होते। ओके, तो ये तो हुई मॉर्फोलॉजी यानी बाहरी बनावट। अब चलते हैं अंदर की दुनिया में, एनाटॉमी। बॉडी कैविटी के अंदर तो पूरे सिस्टम्स छुपे हुए हैं। कहाँ से शुरू करें? डाइजेस्टिव सिस्टम से? हाँ, ठीक रहेगा। फ्रॉग्स होते हैं कार्निवोर्स, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं। कार्निवोर्स। तो इसलिए इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो हर्बीवोर्स के मुकाबले रिलेटिवली छोटा होता है, क्योंकि मीट प्रोटीन को डाइजेस्ट करना प्लांट सेल्यूलोज से आसान होता है। अच्छा, तो फूड का रास्ता क्या है, माउथ से लेकर आखिर तक? देखो, फूड की जर्नी शुरू होती है माउथ से, फिर वो जाता है ब्यूकल कैविटी में, उसके बाद फेरिंग्स, फिर एक छोटी सी ट्यूब आती है ओइसोफेगस, वहां से स्टमक में। स्टमक के बाद आती है कॉइल्ड इंटेस्टाइन, जो आखिर में रेक्टम में खुलती है, और फिर वेस्ट मटेरियल क्लोवेका के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्लोएका, ये नाम पहले भी सुना है। अच्छा, डाइजेशन में मदद करने वाले ग्लैंड्स कौन से हैं? 2 मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, लिवर और पैंक्रियाज। लिवर बनाता है बाइल, जो फैट्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ये बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। लिवर, बाइल, गॉल ब्लैडर, ठीक है। और पैंक्रियाज बनाता है पैंक्रियाटिक जूस। इसमें कई तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स सबको डाइजेस्ट करते हैं। और इनकी जुबान, टंग, वो भी तो खास होती है शिकार पकड़ने के लिए। यस, बिल्कुल। इनकी टंग बाइलोब्ड होती है, मतलब सामने से 2 हिस्सों में बटी हुई सी, और काफी स्टिकी होती है। ये अपनी टंग को बिजली की तेजी से बाहर फेंककर इंसेक्ट्स को चिपका लेते हैं। कमाल है। अच्छा, स्टमक में क्या होता है? डाइजेशन प्रोसेस कैसे आगे बढ़ती है? जब फूड स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक की दीवारें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl और गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती हैं। HCl का काम है फूड को एसिडिक बनाना, और अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है तो उसे मारना। ओके। गैस्ट्रिक जूसेस में एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करते हैं। यहाँ फूड आधा पचासा होकर एक पेस्ट जैसा बन जाता है, जिसे काइम कहते हैं। चाइम। ये फिर कहाँ जाता है? और फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है? ये काइम स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में, जिसे डुओडेनम कहते हैं। डुओडेनम। डुओडेनम में लिवर से बाइल, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट के रास्ते, और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट के रास्ते आकर मिलते हैं। बाइल फैट्स को इमल्सिफाई करता है, मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स सबको और आगे डाइजेस्ट करते हैं। फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन के बाकी हिस्सों में पूरा होता है। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कैसे होता है फिर? बॉडी में कैसे जाता है? इंटेस्टाइन की जो अंदरूनी परत है, इनर लाइनिंग, उस पर बहुत सारे उंगली जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं। इन्हें विली और माइक्रोविली कहते हैं। विली और माइक्रोविली? हाँ, ये प्रोजेक्शन सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आसानी से ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकें। अच्छा, सरफेस एरिया बढ़ने से एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उसका क्या? अनडाइजेस्टेड वेस्ट? वो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट रेक्टम में जमा होता है और फिर क्लोएका से बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। क्लोएका फिर से आ गया। हाँ, और यहाँ क्लोएका को याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर नीट के लिए। ये एक कॉमन चेम्बर है जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मल के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट मूत्र के लिए, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्पर्म्स या ओवा के लिए तीनों आकर खुलते हैं।
ऐसा कॉमन एग्जिट एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में मिलता है। अच्छा, मतलब माल, मूत्र और रिप्रोडक्टिव सेल्स सबके लिए एक ही एग्जिट। इंटरेस्टिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम तो क्लियर हो गया। अब बॉडी को एनर्जी चाहिए, उसके लिए ऑक्सीजन लगती है। फ्रॉग पानी और जमीन दोनों जगह रहता है, तो ये सांस कैसे लेता होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है इसका? फ्रॉग्स में रेस्पिरेशन के मतलब सांस लेने के एक से ज्यादा तरीके हैं उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से। अच्छा। जब वो पानी में होते हैं तो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन डायरेक्ट स्किन से डिफ्यूज होकर ब्लड में चली जाती है। इसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसीलिए उनकी स्किन का मॉइस्ट रहना बहुत जरूरी है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन से, हाँ। और जो वो जमीन पर होते हैं? जमीन पर वो 3 तरह से सांस ले सकते हैं। एक तो स्किन से, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यहां भी चलता रहता है। दूसरा बकल कैविटी की लाइनिंग से, इसे बकल रेस्पिरेशन कहते हैं। और तीसरा लंग्स से, इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग्स, इनके लंग्स कैसे होते हैं? हमारे जैसे? हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स नहीं। इनके पास एक पेयर इलोंगेटेड पिंकिश थैली जैसे लंग्स होते हैं। ये ट्रंक रीजन के अपर पार्ट में होते हैं। हवा नेस्ट्रल से बकल कैविटी में आती है, फिर ग्लॉटिस नाम के एक ओपनिंग से लंग्स में जाती है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन ही मेन तरीका है जब फ्रॉग जमीन पर एक्टिव होता है। लेकिन जब वो हाइब्रिनेशन या एस्टिवेशन में होते हैं, मतलब वो सो रहे होते हैं लंबे समय तक, हाँ। तब तो लंग्स से सांस लेना मुश्किल होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। उस डॉर्मेंट स्टेज में रेस्पिरेशन लगभग पूरी तरह से स्किन के थ्रू ही होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही सहारा है तब। अच्छा, तो रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन आ गई बॉडी में। अब इस ऑक्सीजन को और डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी में पहुंचाएगा कौन? ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, फ्रॉग्स का सर्कुलेटरी सिस्टम काफी वेल डेवलप्ड है और ये क्लोज टाइप का होता है। क्लोज टाइप मतलब? क्लोज टाइप का मतलब है कि ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज और वेन्स के अंदर ही बहता है। टिश्यूज में खुलेआम नहीं बहता, जैसा कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में होता है। इसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों आते हैं। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के हिस्से क्या हैं? और हार्ट कैसा होता है? मैंने सुना है 3 चेम्बर्ड होता है। हाँ बिल्कुल, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में आते हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। फ्रॉग का हार्ट मस्कुलर होता है और इसमें, जैसा आपने कहा, 3 चेम्बर्स होते हैं। 2 ऊपर वाले चेम्बर्स जिन्हें आर्ट्रिया कहते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और एक नीचे वाला सिंगल चेम्बर जिसे वेंट्रिकल कहते हैं। ह्यूमंस में तो 4 होते हैं, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। सही। फ्रॉग में एक ही वेंट्रिकल होता है। हार्ट एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम से ढका रहता है। तो इन 3 चेम्बर्स में ब्लड फ्लो कैसे मैनेज होता है? ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स नहीं होता? देखो, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है साइनस वेनोसिस। वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन कम है, कलेक्ट करके राइट एट्रियम में डालता है। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन रिच आता है लेफ्ट एट्रियम में। ओके। दोनों एट्रिया से ब्लड जाता है सिंगल वेंट्रिकल में। अब क्योंकि वेंट्रिकल एक ही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की थोड़ी मिक्सिंग हो जाती है। अच्छा, मिक्सिंग होती है। हाँ, थोड़ी मिक्सिंग होती है। फिर वेंट्रिकल ब्लड को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर कोनस आर्टेरियोसिस में पंप करता है, जो आगे आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। हालांकि मिक्सिंग होती है, पर कुछ हद तक सेपरेशन रखने के मैकेनिज्म्स भी होते हैं वेंट्रिकल के अंदर। आर्टरीज और वेन्स का काम तो वही होगा ना, ले जाना और लाना। फंडा में वही बनी है। आर्टरीज हार्ट से ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं, ये हुआ आर्टेरियल सिस्टम। वेन्स बॉडी पार्ट से ब्लड इकट्ठा करके हार्ट तक वापस लाती हैं, ये हुआ वीनस सिस्टम। लेकिन यहाँ नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पोर्टल सिस्टम्स। पोर्टल सिस्टम्स, ये क्या है? फ्रॉग्स में 2 खास तरह के पोर्टल सिस्टम्स होते हैं। पहला है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट रिच ब्लड कलेक्ट करके सीधे लिवर में ले जाता है प्रोसेसिंग के लिए, हार्ट को बाईपास करके। अच्छा, सीधे लिवर में? हाँ। और दूसरा है रीनल पोर्टल सिस्टम। ये बॉडी के पिछले हिस्सों से ब्लड कलेक्ट करके किडनीज में ले जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, हार्ट में जाने से पहले। ये रीनल पोर्टल सिस्टम मैमल्स में, जैसे हम इंसानों में, नहीं होता। अरे वाह, ये पोर्टल सिस्टम्स तो जैसे बॉडी के क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट्स हो गए। लिवर और किडनी को पहली स्क्रीनिंग का मौका मिल गया। कमाल है। अच्छा, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स, या इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ठीक है। यहाँ एक और क्रूशियल पॉइंट है नीट के लिए। फ्रॉग के आरबीसीज ओवल शेप के होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एडल्ट स्टेज में भी उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है।
और इनमें हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। ह्यूमन के मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। अच्छा, फ्रॉग आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, ये याद रखना होगा। और लिम्फ क्या है, वो भी सुना है। लिम्फ भी एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है। ये असल में ब्लड प्लाज्मा ही है जो ब्लड वेसल से छन कर टिश्यूज के बीच की जगह में आ जाता है। इसमें आरबीसीज, प्लेटलेट्स और कुछ बड़े प्रोटीन्स नहीं होते। ये न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करता है और इम्यून सिस्टम का भी हिस्सा है। लिम्फ, लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड्स मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। सर्कुलेशन भी समझ आ गया। अब बॉडी में इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते होंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट। इनको बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाता है? एक्सक्रीशन सिस्टम पर आते हैं। एक्सक्रीशन यानी वेस्ट रिमूवल के लिए फ्रॉग्स में एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है। इसमें मेन ऑर्गन्स है, एक पैर किडनीज, ये गहरे लाल रंग की बीन के आकार की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो वर्टेब्रल कॉलम के दोनों तरफ बॉडी कैविटी में मौजूद होती हैं। किडनीज ये काम कैसे करती हैं? फिल्टर कैसे करती हैं? हर किडनी बहुत सारी पतली पतली ट्यूब्यूल से बनी होती है, जिन्हें यूरिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये नेफ्रॉन्स ही फंक्शनल यूनिट्स हैं। ये ब्लड को फिल्टर करके उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट, जो फ्रॉग में मेनली यूरिया होता है, उसे अलग करते हैं और यूरिन बनाते हैं। यूरिन बन गया, फिर ये बॉडी से बाहर कैसे जाता है? क्या मेल और फीमेल में कोई फर्क है इस रास्ते में? किडनी से एक पैर ट्यूब्स निकलती हैं, यूरेटर्स, जो यूरिन को नीचे ले जाती हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मेल और फीमेल फ्रॉग में। मेल फ्रॉग में ये यूरेटर्स असल में यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम करते हैं। यूरिनोजेनिटल डक्ट माने? मतलब वो यूरिन के साथ साथ टेस्टिस से आने वाले स्पर्म्स को भी कैरी करते हैं और क्लोवेका में खुलते हैं। अच्छा, यूरिन और स्पर्म एक ही डक्ट से? हाँ, मेल में। लेकिन फीमेल फ्रॉग में यूरेटर्स सिर्फ यूरिन लाते हैं और ओविडक्ट्स, जो ओवरी से एग्स लाती हैं, वो अलग से क्लोएका में खुलती हैं। दोनों सेक्सेस में एक पतली दीवार वाला यूरिनरी ब्लैडर होता है जो रेक्टम के नीचे होता है। ये यूरिन को टेम्पररीली स्टोर करता है और ये भी क्लोएका में ही खुलता है। तो फ्रॉग कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट निकालता है? अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड? फ्रॉग मेन रूप से यूरिया एक्सक्रीट करता है, इसलिए इसे यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। ये वेस्ट ब्लड से किडनी में अलग होता है और यूरिन के रूप में क्लोएका से बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन भी हो गया। अब इतनी सारी सिस्टम्स हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इन सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है? आपस में तालमेल कैसे बैठता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम्स मिलकर काम करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन्स वाला? हाँ, बिल्कुल। एंडोक्राइन सिस्टम में अलग-अलग ग्लैंड्स आते हैं, जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल्स, पैंक्रियाज, गोनैड्स, टेस्टिस, ओवरीज। ये ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं और बॉडी के लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। और नर्वस सिस्टम? वो तो फास्ट एक्शन वाला होगा। सिस्टम, CNS, इसमें आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कमांड सेंटर है ये। 2. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, इसमें वो नर्व्स आती हैं जो CNS से निकलकर बॉडी के बाकी हिस्सों तक जाती हैं और वहां से सिग्नल वापस लाती हैं। इसमें क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं, फ्रॉग्स में 10 पेयर्स होती हैं, ह्यूमंस में 12 पेयर्स, और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं शामिल हैं। 3. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS, ये इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्रीदिंग रेट, जिन पे हमारा कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता। इसके दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो अक्सर ऑपोजिट तरीके से काम करते हैं। ब्रेन, ये कहाँ प्रोटेक्टेड रहता है और इसके पार्ट्स क्या है? ब्रेन एक हड्डी के बने बॉक्स, क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। इसे 3 मेन रीजन्स में बांटा गया है। इसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स, स्मेल से जुड़े, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, सोच, कंट्रोल, और अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, रिले सेंटर, हार्मोन कंट्रोल होते हैं। इसमें एक पेयर ऑप्टिक लोब्स होते हैं, विजन से जुड़े। इसमें सेरिबेलम, बॉडी बैलेंस कोऑर्डिनेशन, और मेडुला ऑब्लोंगाटा, इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसका कनेक्शन आगे किससे होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा स्कल के बेस पर एक छेद होता है, फोरामेन मैग्नम,
उससे निकलकर स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, जो वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। फ्रॉग अपने आसपास की दुनिया को सेंस कैसे करता है, महसूस कैसे करता है? सेंस ऑर्गन्स कौन-कौन से हैं? फ्रॉग्स में काफी वेल ऑर्गेनाइज सेंस ऑर्गन्स होते हैं। टच के लिए सेंसरी पेपिले होते हैं जो स्किन पर बिखरे रहते हैं। टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स होते हैं टंग पर। स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम होती है नॉस्ट्रिल्स के अंदर। विजन के लिए एक पैर अच्छी तरह डेवलप्ड आईज होती हैं। ये सिंपल आईज है, कंपाउंड नहीं जैसे इंसेक्ट्स में होती हैं। हियरिंग के लिए टिम्पैनम ईयर ड्रम जो बाहर से दिखता है और इंटरनल ईयर जो अंदर होता है। इंटरनल ईयर सुनने के साथ साथ बॉडी का बैलेंस इक्विलिब्रियम बनाए रखने में भी मदद करता है। वाओ, कितने सारे सिस्टम्स कवर कर लिए हमने। मॉर्फोलॉजी से लेकर एनाटॉमी के अंदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम सब हो गया। अब आते हैं आखिरी सिस्टम पर, रिप्रोडक्शन। फ्रॉग्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? फ्रॉग्स में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। डायोसिस कहते हैं इसे। और दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स वेल डेवलप्ड होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स बताइए। और वो एक नाम सुना था, बिडर्स कनाल, वो क्या चीज है? हाँ, बताता हूँ। मेल सिस्टम में एक पैर येलोइश अंडाकार टेस्टीज होते हैं। ये किडनीज के ऊपरी हिस्से से एक झिल्ली मेजोर्शियम के जरिए जुड़े रहते हैं। टेस्टीज से 10-12 पतली नलिकाएं वाजा एफरेंशिया निकलती हैं। ये किडनी के अंदर जाती हैं और बिडर्स कनाल में खुलती हैं। अच्छा, बिडर्स कनाल किडनी के अंदर है? हाँ, बिडर्स कनाल एक यूनिक स्ट्रक्चर है जो सिर्फ मेल फ्रॉग्स में किडनी के अंदर से गुजरता है और वाजा एफरेंशिया से आने वाले स्पर्म्स को कलेक्ट करता है। फिर बिडर्स कनाल से स्पर्म्स आगे लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से होते हुए फाइनली यूरिनोजेनिटल डक्ट में जाते हैं, जो किडनी से बाहर निकलकर क्लोएका में खुलती है। अच्छा, तो स्पर्म्स भी उसी यूरिनोजेनिटल डक्ट से बाहर आते हैं जिससे यूरिन आता है? हाँ, मेल फ्रॉग्स में यूरिनोजेनिटल डक्ट यूरिन और स्पर्म्स दोनों के लिए कॉमन पैसेज है जो क्लोएका में खुलता है। समझ गई। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरीज होती हैं। ये भी किडनीज के पास ही होती हैं, पर उनसे फंक्शनली कनेक्टेड नहीं होती। हर ओवरी से एक कॉइल्ड ट्यूब निकलती है जिसे ओविडक्ट कहते हैं। दोनों ओविडक्ट्स अलग-अलग क्लोएका में खुलती हैं। ओवरीज में ओवा यानी एग्स डेवलप होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? बॉडी के अंदर या बाहर, इंटरनल या एक्सटर्नल? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी में। ब्रीडिंग सीजन के दौरान फीमेल फ्रॉग पानी में हजारों की संख्या में एग्स यानी ओवा रिलीज करती है। मतलब एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। 2,500 से 3,000 अंडे? वाओ। हाँ, और मेल फ्रॉग उन अंडों के ऊपर अपने स्पर्म्स रिलीज कर देता है। फर्टिलाइजेशन पानी में ही होता है, बॉडी के बाहर। डेवलपमेंट कैसे होता है? अंडा सीधे छोटा मेंढक बन जाता है? नहीं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। मतलब एक लार्वल स्टेज आती है। फर्टिलाइज्ड एग डेवलप होकर एक पानी में रहने वाला लार्वा बनता है जिसे टैडपोल कहते हैं। ओल, हाँ, वो मछली जैसा दिखता है। बिल्कुल, टैडपोल बिल्कुल मछली जैसा दिखता है। उसमें पूंछ होती है, वो गिल से सांस लेता है और पानी में रहता है। फिर ये टैडपोल एडल्ट फ्रॉग कैसे बनता है? टैडपोल एक प्रोसेस से गुजरता है जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें टैडपोल की पूंछ गायब हो जाती है, हाथ पैर डेवलप होते हैं, गिल्स की जगह लंग्स डेवलप होते हैं और वो धीरे धीरे एक यंग फ्रॉग में बदल जाता है जो जमीन पर रहने के लिए अडेप्टेड होता है। मेटामॉर्फोसिस, ये पूरा प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है? ये पूरा प्रोसेस थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन से कंट्रोल होता है। कमाल है। तो ये थी राना तिगरीना की पूरी अंदरूनी और बाहरी कहानी, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी दोनों। इतना सब जानने के बाद आखिर में ये सवाल आता है कि फ्रॉग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इकोसिस्टम में इनका क्या रोल है? मकोड़े इंसेक्ट्स खाते हैं। इस तरह ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले पेस्ट्स को कंट्रोल करते हैं। हाँ, ये तो किसानों के दोस्त हुए। बिल्कुल। दूसरी बात, ये फूड चेन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये खुद इंसेक्ट्स को खाते हैं और फिर ये खुद स्नेक्स, बर्ड्स जैसे बड़े प्रेडेटर्स का भोजन बनते हैं। इस तरह ये इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। ये फूड वेब का एक इम्पॉर्टेंट लिंक है। कुछ जगहों पर तो इन्हें खाया भी जाता है। हाँ, कुछ कंट्रीज में फ्रॉग्स के मस्क्यूलर लेग्स को एक डेलिकेसी माना जाता है।
तो इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। अगर हम फटाफट समराइज करें तो हमने क्या देखा? फ्रॉग की मॉइस्ट स्किन रेस्पिरेशन में मदद करती है, क्यूटेनियस। डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा है, कार्निवोर है। सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप है जिसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज और इम्पॉर्टेंट पोर्टल सिस्टम्स हेपैटिक और रीनल है। ये यूरियोटेलिक है, वेस्ट यूरिया है, क्लोएका कॉमन एग्जिट है। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है, 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स। रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से होता है और डेवलपमेंट में टैडपोल स्टेज और मेटामॉर्फोसिस शामिल हैं। बिल्कुल। तो ये थी हमारी गहरी चर्चा राना टिग्रीना के स्ट्रक्चर और फंक्शन पर। एक बाहर से साधारण दिखने वाला जीव, लेकिन अंदर से कितना कॉम्प्लेक्स और कितनी खूबसूरती से ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, जो इसे अपने एम्फीबियस लाइफस्टाइल के लिए परफेक्टली अडैप्ट करता है। के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने के लिए एक बेहतरीन मॉडल है। हमने फ्रॉग पर फोकस किया, पर यह सोचने वाली बात है कि जो बेसिक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल टिश्यूज, वो कितने कॉमन हैं पूरे एनिमल किंगडम में, यहाँ तक कि हम इंसानों में भी। और ये भी सोचना इंटरेस्टिंग है कि अलग-अलग एनवायरनमेंट्स और लाइफस्टाइल्स ने कैसे डिफरेंट एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम्स के लेवल पर वेरिएशंस और सिमिलैरिटीज को शेप दिया होगा। जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर अलग-अलग ग्रुप्स में कैसे इवॉल्व हुआ या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे बदले, इस पर जरूर सोचिएगा।